इससे जस्ट जो पहले वाली वीडियो थी, उस वीडियो में हमने बात की थी फेजस कर्व फॉर प्योर कैपेसिटर, और उससे पहले बात की थी फेजस कर्व फॉर प्योर रेजिस्टेंस। अब हम बात करें थर्ड टॉपिक इसका फेजस कर्व का, वो है प्योर इंडक्टेंस। किसी भी रेजिस्टेंस को अगर आप कोई शेप दे देते हो, वो आपका इंडक्टर बन जाता है। और आपने इसको किससे अटैच कर दिया, एसी सोर्स से, और इंडक्टर को मैं एल से शो कर रहा हूँ। हमें निकालने की, हमें फेजस कर्व बनानी है, तो वोल्टेज और करंट की इक्वेशन चाहिए। वोल्टेज की इक्वेशन के लिए मैं किरचॉफ लॉ लगा लेता हूँ, V माइनस वी एल इक्वल जीरो, क्योंकि यहाँ वाली जो सारी वोल्टेज है वो यहाँ जाएगी, दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो V इक्वल है वी एल पर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी सोर्स की वोल्टेज है। और सोर्स की वोल्टेज हम स्टार्टिंग में पहले फाइंड कर चुके हैं कि एसी सोर्स की जो वोल्टेज है वो V जीरो साइन ओमेगा टी होती है। वोल्टेज की इक्वेशन ये है। तो हमारे इंडक्टेंस की जो वोल्टेज है वो ये आ गई। अब हम इसमें करंट कैसे निकालें, अगर हमने इंडक्टर के इंडक्टेंस पे करंट निकाल ली तो हमारी वो फेजर ग्राफ बन जाएगी। आपको याद होगा कि आपने ओम्स लॉ के लिए जो आपने प्योर रेजिस्टेंस किया था, तब वहां पर आपने करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर लिया, V इज इक्वल आई आर। कैपेसिटर के केस में अगर आपको करंट निकालनी थी तो आपने पहले चार्ज निकाला, क्योंकि Q इक्वल CV होता है। तो इंडक्टेंस के लिए आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है फैराडे वाला, उस चैप्टर के अंदर आपने करंट के लिए क्या पढ़ा हुआ है कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस क्रिएट होता है, हम जितनी वोल्टेज देते हैं अंदर फ्लक्स चेंज होता है, तो कोयल के अंदर उतना ही वोल्टेज बन जाता है। उस उतना वोल्टेज बनने के कारण अंदर एक करंट बनती है। यहाँ से वोल्टेज जा रही है कोयल के अंदर, अंदर यहाँ फ्लक्स चेंज होगा, अंदर भी एक वोल्टेज बनेगी, उसके कारण वो वोल्टेज इस बाहर वाले एक्सटर्नल वोल्टेज के इक्वल होगी, और उस वोल्टेज के कारण अंदर एक करंट फ्लो होगी। तो उस करंट के लिए हम वो करंट हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज हमने सोर्स से दी है, अंदर जो वोल्टेज है, दोनों मिलके जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे के अंदर कोई भी अदर एलिमेंट या अदर कोई डिवाइस ऐड नहीं है, नो अदर एलिमेंट्स इन द सर्किट। तो ये जो वोल्टेज आउटर की है और जो बाद में अंदर फ्लक्स चेंजिंग कारण बनेगी, वो दोनों इक्वल हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हमने इससे पिछले चैप्टर 6 के अंदर पढ़ी हुई है, म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस में। तो इस वाली वोल्टेज की वैल्यू थी माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर किसी को टॉपिक नहीं किया हुआ तो मैं इस चैप्टर नंबर 6 के म्यूचुअल इंडक्टेंस की वीडियो आपको भेज दूंगा, वहां पढ़ लेना सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर, कि वहां वोल्टेज की वैल्यू हमने एल डी आई बाई डी टी पढ़ी थी। तो अगर मैं इस माइनस एल डी आई बाई डी टी को अगर इक्वल के वहां ले जाऊं, ये बन जाएगा प्लस एल डी आई बाई डी टी। अब मैं यहाँ से अगर करंट को अलग करूं, तो मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन से अगर करंट को अलग किया जाए, करंट हमारा बनेगा डी आई, हमारा बनेगा डी आई इज इक्वल वी अपॉन में एल डी टी। अगर वोल्टेज की इक्वेशन पुट की जाए, वी जीरो साइन ओमेगा टी अपॉन में एल डी टी, ये वाली बनेगी डी आई की। अब मुझे करंट पूरी निकालनी है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया, वी जीरो अपॉन एल बार आ गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस बनेगा, माइनस कोस ओमेगा टी। फिर मेन फंक्शन का तो इंटीग्रेशन हो गया, अब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, वो ओमेगा बनेगा और वो इस इंटीग्रेशन के अपोन में आएगा, इसलिए ओवरऑल ये बन गया माइनस कोस ओमेगा टी अपोन में ओमेगा। फिर ये ओमेगा जो है बाहर आ गया, वी जीरो अपोन ओमेगा एल, ये बन गया माइनस कोस ओमेगा टी। ये आपकी वैल्यू आ गई करंट की। अब अगर मैं बात करूं, मैं अगर क्या बात करूं कि मुझे इस इक्वेशन को मैं लेट कर लेता हूं कि ये वैल्यू किसकी है, आई जीरो की, जैसे हमने कैपेसिटर के अंदर भी किया था। ये बन गया माइनस आई जीरो कोस ओमेगा टी। और हमारी जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वो साइन की फॉर्म में थी, मैं करंट की भी इक्वेशन को साइन की फॉर्म में लाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ जो करंट की वैल्यू बना रहा हूं, मैं इस पर कोस को कन्वर्ट कर रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा में। कैपेसिटर में भी हमने कोस को साइन में कन्वर्ट किया था, लेकिन वहां साइन 90 प्लस थीटा किया था, कि कैपेसिटर में करंट आगे चल रही थी। हमें इस माइनस को भी अरेंज करना है, इसलिए मैं फंक्शन माइनस का ले रहा हूं, ताकि ये अंदर माइनस जाके अंदर वाले माइनस को अरेंज कर सके। और दूसरी बात, पहले कोयल के अंदर वोल्टेज गई है, कोयल के अंदर पहले वोल्टेज गई है, फिर करंट बनी है, तो वोल्टेज इसमें आगे चलेगी, करंट इसमें पीछे चलेगी, तो इसमें साइन 90 माइनस थीटा ही अप्लाई करना है। मैथमेटिकल तो आप साइन 90 प्लस थीटा भी कर सकते हो, और प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। इंडक्टर्स के अंदर पहले वोल्टेज आएगी, करंट बाद में बनेगी। कैपेसिटर के अंदर करंट पहले से होती है, क्योंकि वहां पर फ्लक्स चेंजिंग प्लेटों के बीच में होती रहती है, उसके कारण आपको एक करंट प्रोड्यूस होती है, उस करंट का नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट।
अब मैं माइनस को अंदर ट्रांसफर करने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको कभी माइनस साइन थीटा दे रखा हो, उसको आप लिख सकते हो साइन माइनस थीटा। हमें माइनस साइन थीटा दे रखा है, माइनस साइन और ये थीटा, मैं इस माइनस को अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा I0 साइन, अभी माइनस थीटा आ जाएगा तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा और पाई बाई 2 माइनस का हो जाएगा। इस इक्वेशन की अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन से कंपेयरिंग करूं, मुझे साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो कितने का है, फेज डिफरेंस इसके अंदर भी पाई बाई 2 का है, लेकिन इस बार जो है वो करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है, करंट देख लो पीछे है, वोल्टेज जो है वो ओमेगा टी पे है, करंट ओमेगा टी से पाई बाई 2 पीछे है। इस बेस पे अगर हम फेजेस को वेव ग्राफ बनाए तो वेव ग्राफ के दो कंसेप्ट हैं, हमें दोनों कंसेप्ट में ध्यान ये रखना है कि वोल्टेज को आगे रखना है। अगर आप करंट को ओरिजिन पे ले रहे हो, मैग्नीट्यूड में करंट थोड़ी कम दिखानी है, मैग्नीट्यूड के अंदर अगर आप करंट को शो करोगे तो आप वो करंट जो है वो थोड़ा वोल्टेज से कम दिखाना है, वोल्टेज के अंदर मैग्नीट्यूड के अंदर वोल्टेज हमेशा आगे रहेगा। तो ये करंट है, अब वोल्टेज की जब बात करूंगा वोल्टेज आगे चल रहा है, इसलिए मुझे वोल्टेज जब शो करना पड़ेगा वोल्टेज थोड़ा आगे से शो करूंगा और मैग्नीट्यूड के अंदर वो करंट से ज्यादा होगा। ये वोल्टेज की इक्वेशन है, ये करंट की इक्वेशन है। अगर कोई करंट को ओरिजिन से ना ले, वोल्टेज को ओरिजिन से ले, करंट की जो इक्वेशन बनेगी, करंट पीछे शो करनी है, करंट पीछे चल रही है तो करंट पीछे से शो करेंगे, वोल्टेज में वो मैग्नीट्यूड के अंदर वो उससे कम होगी। ग्राफ से ये शो होना चाहिए कि वोल्टेज आगे है, ग्राफ चाहे ओरिजिन से किसी मर्जी को स्टार्ट करो पर ग्राफ से ये शो जरूर होना चाहिए कि जो रिलेशन है वो वेरीफाई होना चाहिए कि वोल्टेज के अंदर आगे है करंट से। मेरे ग्राफ से दोनों से ये शो हो रहा है कि वोल्टेज जो है वो करंट से आगे है। इसी बेस पे अगर हम फेजेस ग्राफ बनाए तो फेजेस ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम कार्टेशियन प्लेट बना लेते हैं, एक छोटा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं करंट के लिए और वोल्टेज के लिए हम एक बड़ा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे पता है कि वोल्टेज की इक्वेशन V0 ओमेगा टी, V0 साइन ओमेगा टी है, ये वोल्टेज जो शो कर रहा है जो ओमेगा टी पे है, वो करंट इससे पाई बाई 2 पीछे है, तो करंट के लिए मैं वो इससे 90 पीछे कर देता हूँ, इससे जस्ट 90 पीछे, यहाँ जो मैग्नीट्यूड है वो करंट का है। ये आपका ग्राफ हो गया। फिर हम बात करते हैं हमने किसको यहाँ पर V0 लिखा, I0 किसको लिखा है। अगर हम इस इक्वेशन को ऊपर जाके देखें तो हमने यहाँ पर किसी को I0 लिखा है, हमने I0 लिखा है V0 अपॉन ओमेगा एल को, V0 अपॉन ओमेगा एल को हमने I0 लिखा है। तो इससे हम एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, वो रेजिस्टेंस किसका होगा, इंडक्टेंस का होगा, इसलिए उसका नाम भी चेंज हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। तो हमारा जो I0 लिखा गया है वो लिखा गया है V0 ओमेगा एल को। वैसे I होता क्या है V अपॉन आर, यहाँ जो I होगा वो क्या होगा V अपॉन एक्स आर, आर का मतलब एक्स एल, तो इंडक्टेंस के लिए बात कर रहे हैं तो कंपेयरिंग करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एल। ये जो रेजिस्टेंस निकाला है ये इंडक्टेंस का है, तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटर का भी निकाला था, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, उसकी वैल्यू अगर आपको याद थी एक्स सी की, वो आई थी 1 बाई ओमेगा सी, और इसकी जो वैल्यू है वो आई है ओमेगा एल।